मोटर व्हीकल और बहुत सारे जो चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है हमारे आ, पर्यावरण पे। और उसकी वजह से ये ग्रीन हाउस के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए ये कंपनीज को जिम्मेदारी दी गई कि भाई अगर आप ग्रीन हाउस गैसेस और कार्बन एमिशन कर रही हैं, कार्बन को उत्सर्जित कर रही हैं, तो आपको इसको कम करने के लिए जो लोग काम कर रहे हैं उनको कंपनसेट करना होगा, उनको पैसा देना होगा, जिससे कि वो लोग जो हैं इसको और मन से कर पाए। तो ये पूरा कार्बन क्रेडिट सिस्टम बोला जाता है। तो अब कार्बन क्रेडिट सिस्टम में जो है किसान को बेनिफिट होता है अगर किसान उसका आंकड़ा उपलब्ध कराने की स्थिति में होता है कि उसकी वजह से कितना कार्बन कम हुआ, कार्बन का उत्सर्जन कितना आ, कम हुआ। ये एक वर्चुअल सर्टिफिकेट होता है। इसमें मतलब एक तरह का सर्टिफाई किया जाता है और उसके बेसिस पे ये काउंट होता है कि कितने मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड जो है आ, वो आपने कम की। और उसी को सारी चीजों को मेजर करने के लिए, नापने करने के लिए कुछ एजेंसियां भी काम करती हैं। और वो सारी एजेंसियां मिलके ये पूरा अभी रैकेट चला रही हैं। रैकेट इसलिए मैं बोलूंगा क्योंकि इसका मिसयूज काफी हो रहा है, लोगों को पता नहीं है इसलिए उसका फायदा उठाया जा रहा है। तो इसको समझने के लिए और इसमें क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या किया जा सकता है, COP30 क्या है और ग्लोबल नियम क्या है, पेरिस एग्रीमेंट क्या है, ये सारा समझना जरूरी है। तो इसी पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हमारे बीच में अभी छह साथी हैं और भी जुड़ेंगे। हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। बारी बारी से बात रखेंगे। तो सबसे पहले हम आप में से उस साथी को बुलाएंगे जो इस सिस्टम के बारे में जानता है, और वो आए और इस पर थोड़ी सी बात रखें, क्योंकि ये परिचर्चा फॉर्मेट में होगी। एक एक्सपर्ट को भी हमने बुलाया हुआ है, वो क्योंकि उनका अभी मंथ एंड है तो ऑडिट चल रहा है, तो ऑडिट में जुड़े होने की वजह से वो थोड़ा सा लेट जुड़ेंगे। या फिर ऐसा हो जाए कि बहुत लेट हो जाए तो फिर आज नहीं और किसी दिन विशेष तौर पे उनको उनके समय के अनुसार बुलाया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इस पर चर्चा शुरू करते हैं। मैं आग्रह करूंगा, कोई भी साथी जो इस विषय के ऊपर अपनी कोई बात रखना चाहता है, जो इस विषय को जानता है, वो अपनी बात शुरू कर सकता है। आ, कोई भी साथी। ब्रिगेडियर साहब, कार्बन क्रेडिट के बारे में, पेरिस एग्रीमेंट के बारे में, और ये जो इंडिया में आया है इसके क्या इम्पैक्ट हैं, क्या लिमिटेशन है, क्या क्या कमियां हैं, ये सारी चीजें के बारे में अगर आप में से कोई भी साथी अपने विचार रखना चाहता है, बात रखना चाहता है, तो रख सकता है। ब्रिगेडियर साहब। ओमेंद्र जी होंगे ना? ये तो मेरा ओमेंद्र विषय जी, नहीं है। ओमेंद्र और मैं जी थोड़ा अभी जुड़े थोड़ा नहीं तो हैं। चलो तो मैं थोड़ा जितना मुझे पता है ऐसे ही आप जैसे सुनने से हम्म। उतना बताने की कोशिश करता हूँ। हमारे बीच में राकेश कुमार पांडे जी भी हैं। हाँ चलो। राकेश कुमार पांडे जी विश्व मुक्त खेती पर काम करते हैं। जी जी। और विश्व मुक्त खेती और विश्व मुक्त दुनिया। तो राकेश कुमार पांडे जी इस विषय को बहुत अच्छे ढंग से जानते होंगे। चलो मैं राकेश कुमार शुरुआत कर पांडे। देता हूँ। जी जी। जी जी जी। जितना मुझे आता है फिर जी। उनसे अच्छी तरह पूछेंगे। जी कार्बन आपने जैसे भी बताया है, कार्बन क्रेडिट की अगर हम डेफिनेशन लें क्या है इस ये विषय, तो कार्बन क्रेडिट एक प्रणाली है जिसमें किसान कह लीजिए या कोई भी और अपनी जमीन में कार्बन को बढ़ाना है। अब कार्बन बढ़ाने के बहुत से तरीके हैं। कार्बन बढ़ाने का तो आप पता है कि उसमें जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल डालोगे, चाहे वो अपना खाद के रूप में हम डालते हैं या पेड़ लगाने से भी
उसमें बढ़ोतरी होती है, बांस वगैरह लगाने से भी, मतलब उसका कार्बन इंक्रीज करना है, पृथ्वी का, खेत का, धरती का। और उसमें हम्म। एनवायरनमेंट में भी आप उसका परीक्षण के लिए काम आता है। तो ये तो जहां तक मैं समझता हूँ कि ये है। लेकिन अभी लेटली, पहले तो इसकी कुछ कंपनी और कुछ लोग भी फायदा उठाते थे। अभी पीछे भी ऐसे, जैसे आपने समझौता बताया, उसमें भी ये हुआ था। इनकी मेन तो ये करनी है कि हम डायरेक्ट किसान को रजिस्टर करें, और सैटेलाइट के थ्रू उसका, जब वो खेत, जब शुरू उसकी जमीन में रजिस्टर्ड हुआ है वो, तो उस जमीन में क्या क्रेडिट है, और वो डिफरेंट फसल के थ्रू या अपना मैन्योर टाइप का मटेरियल डाल के, ऑर्गेनिक मटेरियल डाल के, उसमें साल के अंत में कितना उसमें कार्बन इंक्रीज हुआ है, ये वो सैटेलाइट से ही मेजर करते थे। पर इतना सिस्टम शायद अच्छा डेवलप नहीं हुआ, तो कुछ कंपनियों को, कुछ इस लोगों को भी ये क्रेडिट लेने लगा। उसका कोई और ठीक से बताएगा। तो ये ऐसी प्रक्रिया का थोड़ा बहुत मुझे जानकारी थी। तो कार्बन क्रेडिट की बिक्री की जा सकती, की होती है, की जा सकती है। कार्बन क्रेडिट के बहुत से उपयोग हैं, और कार्बन क्रेडिट का निरीक्षण भी करने की जरूरत है। इससे अतिरिक्त आय भी होती है, और मिट्टी की गुणवत्ता तो सबसे जरूरी है, वो सुधरती है। इसका में जो जलवायु परिवर्तन में, जलवायु में बहुत योगदान है, और प्रकृति के लिए ये बड़ा अच्छा चीज है। सस्टेनेबल खेती के लिए तो ये, वैसे खेती सस्टेनेबल ही हम, हमारे सिस्टम में तो कार्बन ऑर्गेनिक मटेरियल डाल के ही बनती थी, और फसल चक्र वगैरह का ही कई प्रोसीजर है। तो उसमें सस्टेनेबल खेती में इसकी बहुत जरूरत है। किसान के लिए ये एक एडिशनल इनकम हो सकती है, और जिसकी बिक्री कुछ कुछ आ गई है, कुछ और अच्छी तरह आएगी कि डायरेक्ट किसान को कैसे मिले। तो इससे तो बहुत बड़ा प्रकृति में फायदा होगा। क्योंकि आप जमीन को, जब उसको ये अपनी फसल के भी पैसे मिलेंगे, और साथ साथ उसमें जब वो जमीन की गुणवत्ता बढ़ाएगा, जमीन में ज्यादा ये आएगा, तो उसकी प्रकृति में भी बहुत अच्छा संरक्षण में योगदान होगा। तो ऐसा है। और ये जो आपने दो तीन पॉइंट बताए, ये तो मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं है, बस इतनी ही। क्योंकि मैं अपनी जमीन में जी। खुद ये रजिस्टर करके इसका कारण क्रेडिट लेना चाहता हूँ पिछले 5 साल से। पर बीच जी। में कुछ समझौता वगैरह नहीं हुआ, तो वो वहां तक मैं नहीं हाँ। पहुंचा हूँ अभी। और अभी रुका हुआ है। तो धन्यवाद, मैंने तो यही कहना था। अच्छा, मैं कुछ चीजें मुझे अभी बड़ी रिवीलिंग जानकारी मिली। जो, वो हाँ जानकारी बताइए। ये थी कि जो सोलर की कंपनियां हैं, जो सोलर लगा रही हैं, या डिप डिप इरिगेशन में काम करती हैं, इरिगेशन में, तो वो कंपनियां बिना उन लोगों को जहां पे वो लगा है या फिर उनको बताए हुए इसका लाभ ले रही हैं, एक तरह से। हम्म। वो उनको मालूम भी नहीं चलता, और वो कंपनियां जो हैं वो दिखा के, क्योंकि उनको पूरा सिस्टम पता है कि कैसे लाभ लेना है, तो वो ले जा रही हैं। तो किसान है या कोई किसान ही है ज्यादातर जो इस तरह के सिस्टम को यूज कर रहे हैं, सोलर को कर रहे हैं, ड्रिप इरिगेशन को कर रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं रहता, और कंपनियां ले जाती हैं। अब वो स्कीम आ रही है कि भाई इतने परसेंट आपको सब्सिडी मिलेगी सोलर लगाने पे, ये है वो है, उसमें बड़ी बड़ी कंपनियां कूद गई, अडानी कूद गए, ये कूद गया। तो जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 2015 में हुआ था, और फिर कॉप 27 हुआ था, ये 2022 में हुआ था जहां तक मुझे याद है। इजिप्ट में हुआ था, एक जगह है शर्म अल शेख, तो वहां पे हुआ था। उसके बाद इन सब चीजों में गति आई। 15 में एग्रीमेंट हो गया, और फिर इसके बाद 22 से थोड़ा सा ज्यादा गति हो गई, लोगों को चीजें मालूम चलने लगी। और अभी इसमें और भी रेगुलेशन और उस पे काम होगा। इमिटेक की कुछ कंपनियां बन गई हैं, और साथ ही साथ अभी जब हम महाराष्ट्र में विजिट में थे, तो ये कुछ चीजों पे और भी स्पष्टता आई कि हाँ, इस पे काफी काम किया जा सकता है, और शायद ये भी एक माध्यम बन सकता है किसानों की आय बढ़ाने का, जिसमें कि अगर हम मिडिल मैन को हटा देते हैं तो। क्योंकि मिडिल मैन ये कंपनियां जो हैं,
जो सोलर या अल्टरनेटिव रिन्यूएबल एनर्जी में काम कर रही हैं या इनमें काम कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं इसका लाभ ले रही हैं, और जो जो ओरिजिनल मुख्य बेनिफिशियरी है उसको पता भी नहीं है। तो ये जो अज्ञानता है, इसको कैसे दूर किया जाए और एक इकोसिस्टम और पॉलिसी लेवल पे इंटरवेंशन कैसे किया जाए, ये दो विषय हैं। तो हमारे बीच में बहुत सारे विद्वान लोग जुड़े हुए हैं। राकेश कुमार पांडे जी, मुझे उम्मीद है कि आप इस विषय पे कुछ प्रकाश डाल पाएंगे। जी नमस्कार। आपने मुझे मौका दिया। जी। सबसे पहले तो मैं कर्नल साहब की बात को थोड़ा सा एक इसमें दिशा देना चाह रहा था। कार्बन क्रेडिट पे लगभग मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ। जब जी। मैं जेट एयरवेज में था तो हमारी एयरलाइंस में एक प्रोजेक्ट आया कि हम जो एयरक्राफ्ट से कार्बन पैदा कर रहे हैं और ओजोन लेयर को डैमेज कर रहे हैं, तो उसको हम अपना कंपनसेशन कैसे कर सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट पे मैं भी था जब, मेरे ख्याल से तब एक सनसनी सी आवाज पूरी दुनिया में चल रही थी कार्बन को लेकर कि कार्बन क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट। तो मुझे मौका मिला इन डेप्थ जाकर इस पूरे रिपोर्ट्स को बनाने के लिए। तो उस टाइम जो मैंने रिपोर्ट बनाई थी उस टाइम के आंकड़े और आज के आंकड़ों में बहुत अंतर है। और तब वह बहुत ही नया तरीका था, बहुत सारी कंफ्यूजन्स थी। तो अब वह चीजें खत्म हो गई हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि मैं पिछले 5 सालों से करीब 5 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट से बात किया, लेकिन अभी तक किसी ने भी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो मैं इस विषय को आगे लेके जाऊं, सबसे पहले तो मैं कार्बन क्रेडिट क्या है इसको सरल हिंदी में आपको बता देता हूँ। कार्बन जी। क्रेडिट एक पर्यावरणीय जो है ना, पर्यावरण से संबंधित आर्थिक प्रमाण पत्र है। इसको आप बोल सकते हैं एक मोटिवेशनल सर्टिफिकेट है उनके लिए जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करते हैं। कार्बन ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत बड़ा दुश्मन है। जो कंपनियां या जो व्यक्ति अपने स्तर पे कार्बन निकाल रहे हैं, उस कार्बन को वह न्यूट्रलाइज करने के लिए उस व्यक्ति को सपोर्ट करते हैं जो पेड़ पौधे या ग्रीन या कचरा निस्तारण करते हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए उनसे क्रेडिट खरीदते हैं। अब ये मार्केट बहुत बड़ा है। अब ये कैसे आपको और थोड़ा और सरल तरीके से समझाता हूँ। ये जो सर्टिफिकेट है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां उनको उनसे खरीदती है जो पेड़ पौधे या कचरा लगाती है, यानी जो ऑक्सीजन ज्यादा जनरेट करती है और कार्बन को अवशोषित करती है। ठीक है, इतना इतना मेरे ख्याल से क्लियर है। कार्बन डाइऑक्साइड ही कार्बन क्रेडिट है, जी। राइट। जी। अब अन्य ग्रीन हाउस गैस जो उत्सर्जन होती है, ये केवल CO2 नहीं है। इसके अलावा जो हम सल्फर, अमोनिया, ये भी गैस के रूप में जब निकालते हैं ना, अन्य ग्रीन हाउस गैसेस जो हमें एमिशंस को ट्रैप करता है, उनका भी सर्टिफिकेट ये बड़ी बड़ी कंपनियां खरीदती हैं। ठीक है। तो एक कार्बन क्रेडिट का मतलब होता है 1 टन कार्बन कम करना। तब ये मार्केट में बिकता है, ये इंटरनेशनल मार्केट में बिकता है, वो हमारे देश में नहीं बिकता है। अगर हम कार्बन क्रेडिट की अर्थव्यवस्था, जैसे हमने NSE BSE खोल रखा है, उसी तरीके से कार्बन क्रेडिट का बहुत बड़ा ओपन मार्केट है, जिसको हमें डॉलर्स में खरीदना और बेचना पड़ता है। उसके लिए कार्बन क्रेडिट अकाउंट बनाना पड़ता है। ठीक है। अब कार्बन क्रेडिट क्यों बनाया गया? तो धरती पे जो सबसे बड़ा ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज है, प्रदूषण है। तो 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर इस कार्बन क्रेडिट का व्यवस्था शुरू की गई थी। ठीक है सर, जैसा आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। कार्बन क्रेडिट को कम करने का सबसे आसान तरीका क्या है? हम जो है सबसे बढ़िया तरीका है कि हम ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करें, जैसे सौर ऊर्जा, विंड मिल। ठीक है। जियो थर्मल, अभी जियो थर्मल इतना प्रैक्टिकल नहीं है हमारे यहाँ पे। ठीक है। इसके बाद हमारे पास में ऊर्जा के और कौन से स्रोत हैं? वेव, जो समुद्र की लहरें हैं, जो यूरोप में बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके आगे, जैसे पेबल्स जो चाइना ने इंट्रोड्यूस किया है। जंगल को बढ़ाना, यानी एफोरेस्टेशन करना, यानी जो हम बीज फेंकते हैं, सीड बम फेंकते हैं या पेड़ पौधे ट्रांसप्लांट करते हैं, वापिस जंगलों को बढ़ाना। जो हमारे घरों से और इंडस्ट्री से कचरा निकल रहा है, उसको सही ढंग से निस्तारित करना या फिर उसको रिसाइकल करना।
बिजली की नई नई टेक्निक, ताकि कम से कम ऊर्जा की खपत हो और हम थर्मल पावर और गैस पावर को कम कर सकें। अधिक से अधिक बायोगैस प्लांट लगाना, ये सभी प्रदूषण कम करने के तरीके हो सकते हैं, जैसे एलईडी लाइट्स लगाना। ठीक है, ये भी उसमें आता है। अब इसको आधार आसान तरीके से समझा जाए, एक कंपनी है जो प्रदूषण निकाल रहा है, यानी कार्बन उत्सर्जन कर रहा है, और दूसरी कंपनी जो है वो प्रदूषण कम करने के लिए काम कर रही है। तो जो कंपनी बी होती है वो अपना जो है रजिस्टर्ड कराती है और कार्बन क्रेडिट वो सेल करती है। तो खरीदता कौन है? कार्बन ए, जो कार्बन उत्सर्जन कर रहा है। तो जब वो गवर्नमेंट को बताता है कि हमारे इतने हिस्से का कार्बन जो निकल रहा है ये सर्टिफिकेट है, तो उन पे टैक्स और पेनल्टीज कम लगती है। ठीक है सर, इतना क्लियर हो गया? अब कार्बन क्रेडिट मार्केट जो है वो कार्बन, यानी कार्बन मार्केट के अंदर खरीदना और बेचना होता है। मेरी आवाज क्लियर है ना सर आपको? जी जी, बिल्कुल स्पष्ट। वो हिंदी में कहते हैं ना, हुकारी भरते रहिए, तो मुझे लगेगा कि आप लोग सुन रहे हैं, नहीं नहीं तो नहीं, मैं मेरे बहुत बात। बहुत बहुत आपकी जानकारी अच्छी है, आप बहुत अच्छी तरीके से बता रहे हैं, सब समझ रहे हैं। जी धन्यवाद। आप हुकारी भरते रहिए ताकि मुझे पता रहे कि मेरी जरूर आवाज वहां जरूर तक जा रही जरूर, अभिषेक है। है। जी, जी, धन्यवाद। तो कार्बन मार्केट जो है वो वो बहुत बड़ी डॉलर्स में मार्केट है। जैसे हमने स्टॉक एक्सचेंज में डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं, ऐसे ही कार्बन क्रेडिट हमें बेचने के लिए एक अकाउंट खुलवाना पड़ता है। ठीक है सर। तो भारत जी और कार्बन क्रेडिट का संबंध क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। भारत में ना, धरती इतनी प्यारी हमारी है कि इसके अंदर इतना बीज आज भी, जैसे हम बात करें पूर्वांचल की, बिहार की, उत्तराखंड की, तो ये ट्राइबल एरियाज में आज की डेट में इनके भी फ्लोरा और फोना को किसी ने टच नहीं किया है। ये आज भी जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है। तो यहाँ पर पेड़ पौधे स्वतः ही उगते हैं और नवीनतम तरीके से बढ़ते रहते हैं, केवल हमें पानी और माहौल देना होता है और सुरक्षा देना होता है। दूसरी चीज, भारत ने जितनी गति से सोलर प्रोजेक्ट और बायोगैस प्लांट और गौस गौ सेवा में अपने कदम बढ़ाए हैं, ये पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा मार्केट की तरह उभर रहा है। भविष्य इसका दिख रहा है। और नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक में इंडिया ने बहुत बढ़िया काम किया है, क्योंकि अभी तक हमारे देश का क्षेत्रफल इतना बड़ा है और हमारे देश के किसान इतने शुद्ध हैं कि उनके ऊपर अभी वैश्विक चीजों का ज्यादा असर नहीं दिख रहा है, तुलनात्मक जो जी हम बड़े शहरों के आसपास देखते हैं। तो ये पूरा जी सर। मार्केट हमारे पास उपलब्ध है। कार्बन क्रेडिट के मुख्य फायदे तो मैंने अभी डिस्कस कर दिया। प्रदूषण कम करना है, पर्यावरण संरक्षण है, देश और कंपनियों को आर्थिक लाभ और ग्रामीण क्षेत्रों को रोजगार और नवीनकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना है। ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर जी हुआ? हाँ अब जी, क्लियर। मैंने हाँ, अब मैं सर से ये चीज समझ रहा था कि सर बता रहे थे कि मिडिल मैन। देखिए सर, इसमें ना मिडिल मैन नहीं, ये जो खेल है, जब हम बात करते हैं ग्लोबल तरीके में, तो इनके ना वो चोचले बहुत है, मतलब अगर सही शब्दों में यूज करूं, उस हम्म चोचलों को बोलते हैं अंग्रेजी और इंस्पेक्शन। तो मैंने क्या किया, जब मैं पहली बार संत कबीर नगर के डीएम साहब थे, महेंद्र सिंह तंवर जी, तो मैंने उनसे चर्चा की। मैंने कहा सर, ये एक आम आदमी किसान नहीं कर सकता, क्योंकि जो ऑडिटिंग है, जो बैंक अकाउंट खुलना है, और जो फीस है, वो करोड़ों रुपए का फीस है, वह एक किसान और एक संस्था नहीं दे पाएगी। अगर वह दे भी देती है तो 1 टन कार्बन उत्सर्जन की जो कैलकुलेशन है, उसकी परिभाषा में एक किसान और एक छोटा व्यवसायिक या फिर एक बड़ा कंपनी भी नहीं कर सकता, क्योंकि इनकी शर्त बहुत क्लियर है। हमें ऐसे पेड़ लगाने हैं जो 5 साल तक मैक्सिमम कार्बन को अवशोषित करे और ऑक्सीजन को बाहर निकाले। जिसमें सर ने जैसा भी डिस्कस किया, बांस लगाना, बांस को प्राथमिकता दी जाती है, वो बहुत अच्छा वैल्यू उसका मिलता है। ऐसे पेड़ों पे काम करना, जैसे नीम हो गया, और ऐसे पेड़ों की लिस्ट है जो ज्यादा से ज्यादा कार्बन दिन रात करते हैं। उसमें पीपल भी आता है, लेकिन बहुत यंग एज में। तो उसके लिए जब हम इंस्पेक्शन अरेंज करते हैं, तो उसमें लाखों रुपए तो 2-3 इंस्पेक्शन में ही लग जाता है, और उसकी कैलकुलेशन में तो इसका पूरा सॉफ्टवेयर आता है। इसीलिए भारत में करीब 4 या 5 ही कंपनी है जो जो कंसल्टेंट का काम कर रही है। वही लोग ग्लोबली कनेक्टेड भी हैं जो इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। तो मैंने कुछ कंपनियों से बात की, जैसे इन्फोसिस, विप्रो, इन लोगों से बात की, लेकिन वो लोग लिस्ट बॉर्डर है, क्योंकि उनको इसमें प्रॉफिट नहीं दिख रहा था। डीएम क्योंकि एक
अगर मैं मुख्यमंत्री जी के सामने भी, मुख्य सचिव जी के सामने एक बार प्रस्ताव लिखा था। सर एक मिनट होल्ड करिएगा। बेटा ओके ओके। मैं मीटिंग में हूँ, अंकल के साथ बहुत जरूरी बात कर रहा हूँ, है ना। इस पृथ्वी को बचाने के लिए हम लोग बात कर रहे हैं ना बेटा, अभी तुम सुबह डिस्कस कर रहे थे ना, अब तुम जाओ मम्मी के पास, जाओ जाओ। हाँ, तो हाँ कहाँ तक पहुंचे, हाँ मैं डीएम स्तर पे इसलिए कर रहा था कि हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी ऊपर से ऑर्डर दे सकते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे केवल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इतना पावर होल्ड करता है कि अगर वो बैठ जाए और अपने अधिकारियों से बैठ जाए, तो वह पूरे जिले में लगने वाले वृक्षारोपण, नदी तालाब, कुएं, एलईडी लाइट्स, सोलर पैनल, इनकी कैलकुलेशन निकाल सकता है। तो हमने अपने डिस्ट्रिक्ट का एक ऑनलाइन जो डेटा उपलब्ध था उसका मैंने पता किया। तो मैंने वो प्रोजेक्ट अपने डीएम साहब और संत कबीर नगर के डीएम साहब को बताया था। तो आजमगढ़ का जो 150 करोड़ रुपए का कैबिन कार्बन क्रेडिट पर ईयर हमें प्रॉफिट में आ रहा था, और करीब 75 या 70 करोड़ के पास जो है वो संत कबीर नगर का डेटा पे आ रहा था। तो हमने ये प्रस्ताव रखा, लेकिन उनके सामने ये दिक्कत आई कि जब तक वह इस पे काम करेंगे तो इसको इम्प्लीमेंट करने में, यानी अकाउंट को ऑडिटिंग, इंस्पेक्शन, प्रोग्रामिंग करने में, इसका प्रोसेस करने में करीब 1 साल से 18 महीने, यानी डेढ़ डेढ़ साल तक लग जाता है। इसी बीच में उनकी कोई गारंटी नहीं है कि उनका ट्रांसफर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और उनका पर्सनल इंटरेस्ट इसमें कम रहेगा। इसमें जो काम करना है वो बहुत ही 24x7 डेटा तैयार करना, एक एक सर्वे करना, ये लेंदी वर्क है। इसीलिए कोई व्यक्तिगत इंटरेस्ट नहीं ले पाया। माननीय योगी जी और प्रधानमंत्री जी बोलते तो हैं, लेकिन जमीन पे यही लोग इम्प्लीमेंट करा सकते हैं। इसीलिए जी ये बहुत बड़ी चीज है सर। मुझे जी लगता है कि बात यहाँ तक पूरी हो गई है ना। जी तो जी सर। अब मैं फिर आपको बताऊं कि क्योंकि सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, ये कम जी समय में जी, तो ये आप बताना बोलिए सर। अच्छा आप बहुत अच्छा बता रहे हैं। जी। तो ये हमने एक डिस्ट्रिक्ट में कवर किया था। तो अगर हम डीएम साहब को मोटिवेट कर पाते हैं, किसी भी जिले के डीएम को, और उसको इसमें पब्लिक इंटरेस्ट नजर आता है और उसका व्यक्तिगत इंटरेस्ट आता है, तभी कर पाएगा, नहीं तो फिर हमारे देश में ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। और हमारे यहाँ पे अभी किसी भी इंडस्ट्री पे कंपलसरी नहीं किया है कि आपको कार्बन क्रेडिट खरीदना ही खरीदना है, जबकि यूरोप में हर किसी को खरीदना बहुत जरूरी है। इसीलिए ये यूरोपियन मार्केट में और यूएस मार्केट में इसकी डिमांड है, ग्लोबली इसकी डिमांड है, हमारे यहाँ पे नहीं है अभी। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक है सर। अभी तक ये संघर्ष यही है। जी सर। हाँ, अब धन्यवाद राकेश जी। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसमें कुछ प्रश्न भी आ रहे हैं, लेकिन प्रश्न से पहले मैं अन्य साथियों को आ, आमंत्रित करूंगा कि इस विषय में और कोई विचार रखना चाहते हैं, कोई जानकारी देना चाहते हैं, तो वो दे सकते हैं। राहुल शर्मा जी हमारे बीच में हैं। राहुल शर्मा जी भी पृथ्वी को स्वच्छ और प्राकृतिक बनाने के लिए और गौ आधारित व्यवस्था बनाने के लिए प्रयासरत हैं। तो राहुल शर्मा जी, क्या आपने कार्बन क्रेडिट और इन सब विषयों पर काम किया है, विचार किया है? हम हम लोगों ने बैलों जी। से बैलों से जो चक्की चल रही है या बैलों से जो घानी चल रही है, उससे हम्म। कितना कार्बन एमिशन बचता है, इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है। और आप लोगों को बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हिंदुस्तान का जो पहला बैलोदय गुरुकुल जो हमने खोला था, उस बैलोदय गुरुकुल में बहुत सारे हमारे पास नंदी हैं। बैल कह रहे हैं क्योंकि पहले से खेती में जो यूज हो रहा था वो बैल ही इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन बछड़े के पैदा होने के बाद बैल बनाने की एक प्रक्रिया होती है, एल्स वो नंदी ही रहता है जो संवर्धन के काम आता है। तो हमने हमारे यहाँ ये प्रण लिया कि जो चारों तरफ एक सोच विकसित हो गई है लोगों की कि नंदी जो है वो थोड़े से गर्म मिजाज के होते हैं, कभी कभी आक्रामक भी होते हैं, हमला भी कर देते हैं और उनसे काम नहीं कराया जा सकता। तो हमने हमारे यहाँ ये प्रण लिया कि हम बछड़े को बैल बना करके नहीं, नंदी को ही हम शांत बनाएंगे और नंदी से ही हम काम करवाएंगे। तो 2 नंदी अभी हमने तैयार करके और 6 महीने तक हमारी घानी में उन नंदियों को चला करके और उनको तैयार किया है। और बहुत
जल्दी उसका वीडियो भी आप लोगों को कुछ चैनल्स पर साझा होता हुआ दिखेगा, जहां हम लोगों से जो घानी या चक्की लगाना चाहते हैं या जो प्रशिक्षित नंदी पाना चाहते हैं, वो हमारे पास आए और वो प्रशिक्षित नंदी अपने पास ले जा सकते हैं। एक तो हमारी ये कवायद है, और इसी चीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और नंदी से निकला हुआ जो तेल है, उसी तेल को अभी हम 15 दिन तक प्रगति मैदान में जो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर था उसमें हम जी। प्रदर्शित कर रहे थे, जहाँ हमारे राहुल। परम पूज्य ब्रज गोपाल जी भी जी। आए थे और उन्होंने भी हमें आशीर्वाद जी, धन्यवाद राहुल जी। आज का विषय जो है हमारा सीमित है, कार्बन क्रेडिट को लेकर है, कार्बन बैंक को लेकर है। तो इस पर जो आपने रिपोर्ट बनाई है, अगर वो आप उपलब्ध कराएंगे ना, तो वो हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनेगी। और जो ये आपका काम है नंदी वाला, ये तो बहुत बढ़िया है। इस पे हम लोग एक दिन विशेष कार्यक्रम रखेंगे। जब आप बोलेंगे तो हम लोग उसको उस दिन रखेंगे, और आप इसको विस्तार से बताइएगा सभी साथियों को। हमारे बीच में अन्य साथी कोई भी कार्बन क्रेडिट, कार्बन बैंक पर विचार रखना चाहें तो रखें, क्योंकि आज के जो मुख्य वक्ता जो हैं वो हमारे राकेश जी रहेंगे, क्योंकि इन्होंने उस पर काफी काम किया है, काफी गहराई से काम किया है। और 8:45 हो गया है, तो हम प्रश्न लेना भी शुरू कर सकते हैं। आप लोग हैंड रेस करें या अपने को अनम्यूट करके प्रश्न भी पूछना चालू कर सकते हैं, साथ ही उसका जवाब देंगे। कोई और साथी कार्बन क्रेडिट, कार्बन बैंक और ग्रीन हाउस इमिशन से रिलेटेड ये जो चर्चा हो रही है उस पर कुछ और विचार रखना चाहेगा? नहीं तो हम लोग प्रश्न लेना शुरू करते हैं। हाँ, हैंड रेज हो गया है। प्रेमानंद महाराज जी। प्रेमानंद महाराज जी। प्रेमानंद जी। हाँ जी। जी। सभी जी। को नमस्कार। हम्म। ये क्रेडिट बैंक और क्रेडिट वाला जो अभी हम असल में अभी अभी ज्वाइन हुए हैं, तो हम पूरा सुन नहीं पाए थे। हम्म। इसके बारे में जानकारी नहीं है मेरे को, तो मैंने इसीलिए हाथ उठाकर हमने कहा देखें क्या चीज है क्रेडिट बैंक और क्रेडिट नहीं, कार्बन क्रेडिट। प्रश्न आप करिए, प्रश्न। प्रश्न ये है कि ये इसका क्या है उपयोग, कैसे होता है, कहाँ से होता है क्रेडिट बैंक और क्रेडिट जो चीजें हैं कार्बन क्रेडिट का क्या है उद्देश्य इसका, कहाँ से इसको प्राप्त किया जाए, कैसे किया जाए, ये हम जानना चाहते हैं। आदरणीय राकेश जी, थोड़ा सा इनको मार्गदर्शन करिए, एक बार लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। जी नमस्कार। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। एक्चुअल में अ, ये जो कार्बन क्रेडिट है, ये एक ग्लोबल कार्बन मार्केट होता है। जैसे हम शेयर बाजार में डीमेट अकाउंट खोलते हैं, उसी तरीके से कार्बन हमें अकाउंट खोलना पड़ता है। और जो कंपनी इस विषय पे कार्य करती है, वह पहले से एक आंकड़े बनाती है इस पहले, और बताती है कि हमारे पास में इतना कार्बन है। हम क्रेडिट की बात करते हैं, तो एक कार्बन क्रेडिट इक्वल टू 1 टन जो है CO2 कम करना होता है। एक कार्बन क्रेडिट का मतलब होता है 1 टन CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड कम करना होता है। ये विषय क्लियर हो गया सर? क्रेडिट का हाँ। मतलब, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, क्लियर हो गया जी। हाँ, तो मैं जब बैंक अकाउंट खोलता हूँ तो मुझे वो जो अप्रूवल देती है संस्थाएं, वो मेरे यहाँ इंस्पेक्शन करने आती है कि मैंने जो आंकड़े दिए हैं वो सही है, और मैं इतने टन उत्सर्जन कम कर रहा हूँ। तो वो उस आधार पे यानी टन के हिसाब से मुझे क्रेडिट दे देती है, और वह कार्बन क्रेडिट मैं मार्केट में उसी ट्रेड सर्टिफिकेट के रूप में देता हूँ, जैसे शेयर सर्टिफिकेट होता है। ये जो प्रोसेस होता है सर्टिफिकेट और अकाउंट खोलने का, ये सब US डॉलर में ही एक्सचेंज होता है। और इसकी जो टीम आती है, ये ग्लोबल टीम होती है, जिसको हम इनवाइट करते हैं, जो हमें ये सर्टिफिकेट देती है कि इन्होंने जो आंकड़े दिए वो बिल्कुल सही है, और इनके खाते में इतने क्रेडिट डाल दिए जाएं। और जिसको खरीदना होता है वो सीधे वहीं से ट्रेड खरीदता है, हमें फिजिकली जाके बेचना नहीं होता ना, हमें कहीं डील नहीं करना है। जिसे खरीदना है वो शेयर बाजार की तरह मार्केट में जाता है, अपनी डिटेल्स डालता है, और वो पेमेंट करता है, और वो क्रेडिट वो ले लेता है ऑटोमेटिकली, वो सर्टिफिकेट उसको इशू हो जाता है, और संबंधित अथॉरिटीज को नोटिफाई हो जाता है। तो ये है पूरा खेल इसका। मेरे ख्याल से ये सिंपल भाषा में थी, समझ में आ गया होगा सर?
जी। हाँ जी, ये चीज जो कार्बन क्रेडिट है, कार्बन तो जैसे एटमॉस्फेयर में भी बहुत है, फैक्ट्रियों में भी बहुत है, तो इसी से इसको नील करने की जरूरत होती है फैक्ट्रियों में। नहीं नहीं नहीं, हम कार्बन डाई ऑक्साइड की बात करते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड हम बोलते हैं तो उसको पूरे शब्दों में बोला जाता है कार्बन डाई ऑक्साइड। और ये जी जो भी धुएं की चीजें जलाते हैं हम लोग, या कोई भी मटेरियल को हम एक्सपोज करते हैं, जैसे कि हम लोग किसी फैक्ट्री को, ठीक है, कि जब जी कोई भी यूनिट यानी कोई भी एक प्रोडक्ट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम बदलते हैं, तो वो जरूरी नहीं है कि धुएं के रूप में निकले। उसका जो बॉन्डिंग टूटता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, उसका जो हवा के शैले होते हैं। लेकिन जब हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, क्योंकि मेजोरिटी इसी की होती है, इसके अलावा और भी अमोनिया, सल्फर ऑक्साइड, ये अन्य जहरीले गैस भी इसमें इंक्लूड है इस प्लेनेट। और ये उत्सर्जन लगती हैं जो फैक्ट्रियां हैं, गाड़ी है, या फिर हम कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है ना सर? तो इसको क्या सुमेर इसको सिंह, क्या आम आदमी कर सकता है? देखिए, प्रेमानंद जी, समय कम है, इसलिए प्रश्न सीमित है। एक व्यक्ति एक प्रश्न। आ, सुमेर सिंह जी, आपने हैंड रेज किया था। सुमेर सिंह जी। जय गो माता जय गोपाल। एक बार जयपुर में दीप्ति अग्रवाल मैडम के यहाँ अंग्रेजों के साथ हमारी मीटिंग थी। उस मीटिंग में ये सब्जेक्ट था कि एनवायरनमेंट का कार्बन धरती में कैसे डाला जाए। हम कार्बन क्रेडिट के बारे में तो नहीं समझते थे, लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे जो इन्होंने फरमाया है वो सही है कि वो आधारित प्राकृतिक खेती जब हम करते हैं तो एनवायरनमेंट का कार्बन धरती में चला जाता है, चाहे भले जीवामृत हो चाहे घन जीवामृत की फॉर्म में जाए, तो कार्बन धरती का बढ़ता है, एनवायरनमेंट का कम होता है। तो इसकी कार्बन क्रेडिट हम लोग व्यक्तिगत रूप से कैसे ले सकते हैं? धन्यवाद। जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सवाल है। हम व्यक्तिगत रूप में तभी ले सकते हैं, या तो हम एक बहुत बड़ा कोऑपरेटिव, जैसे कि मैंने अभी 56 कोऑपरेटिव का बिल्डअप किया, इनका ईजीएम चल रहा है। दूसरा तरीका है कि या तो राज्य स्तर पे, राज्य स्तर पे एक बहुत बड़ा कोऑपरेटिव बने जिसमें हर किसान उसका मेंबर हो, और उसके हिस्से का शेयर, यानी जितना वो कार्बन उत्सर्जन कम कर रहा है, वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपडेट हो और उसको हम उस कोऑपरेटिव को रजिस्टर्ड करें। तो वो इंडिविजुअल लेवल पे। जी सर। जी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात निकल के आई है। जो हमारे साथी कोऑपरेटिव से जुड़े हुए हैं और नेशनल कोऑपरेटिव के लिए जो काम कर रहे हैं, कल भी ये बात उनसे चालू हुई थी। हाँ, सुभाष जी की बात रखेंगे इस पर। सुभाष जी। हाँ, मुझे एक बात रखना है जी। कि ये दो जो आज जो चर्चा चल रही है, एक कार्बन के दो प्रकार है। राजा राम जी यादव जी ने बताया, ब्रिगेडियर साहब ने, और सुमेर सिंह ने जो बताया, वो जो कार्बन होता है वो ऑर्गेनिक कर्ब होता है, यानी ऑर्गेनिक कार्बन होता है जमीन में के अंदर गिरता है, वो अलग होता है। तो गोबर से, पत्ते से, वर्मी कंपोस्ट से हो जाता है। वो उसका क्रेडिट कार्बन से कोई संबंध नहीं है। एक क्रेडिट का जो है कार्बन, वो ऐसा है कि जो कंपनियां धुआं छोड़ती, जो कंपनी गाड़ियां तैयार करती, जो कंपनी पोल्यूशन तैयार करती, और उसका जो कार्बन हवा में आता है, उसके लिए जो क्रेडिट दिया जाता है कि जो लोग पेड़ पौधे लगाएंगे या ये करेंगे, तो उनको पैसे दिए जाएंगे उसके बदले। तो ये दो कार्बन के प्रकार अलग अलग है। जो कार्बन सेंद्रीय कर्ब है, ऑर्गेनिक कर्ब है, वो जमीन के अंदर होता है, वो किसान को बनाना पड़ता है। और जो कंपनी पोल्यूशन करती, धुआं छोड़ती, तो वो उसको उसको लिए उसको क्रेडिट देना पड़ता है कि जो ऑक्सीजन तैयार करे। ये दो फर्क मुझे सभी साथियों को समझना चाहता हूँ मैं। धन्यवाद। इसमें एक अभी बहुत महत्वपूर्ण बात बोली है राकेश जी ने, कि एक कोऑपरेटिव, एक बहुत बड़ा कोऑपरेटिव
जिसमें लाखों लाख लोग जुड़े हैं, और सॉफ्टवेयर के माध्यम से हर एक जुड़ा हुआ शेख जी, सदस्य। जी। दोबारा बोलें, आवाज चली गई थी बीच में आपकी। आ, मेरी आवाज आ रही है? हेलो? अब आ रही है, अब आ रही है। जी। हाँ। एक बहुत बड़ा कोऑपरेटिव जिसमें लाखों लाख लोग जुड़े हों, और उसमें सॉफ्टवेयर के माध्यम से हर एक जुड़े हुए सदस्य का कार्बन जो उसने कमाया है, कार्बन जो उसने कम किया है वायुमंडल से, कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस को जो कम किया है, उसको माप करके, उसको जांच करके, और उसकी रिपोर्ट, और जो उसका ऑडिट, और जो उसकी वो होती है, वो सारी रिपोर्ट जो एज पर प्रोसीजर है, वो तैयार करते हुए, और इन कंपनियों को बेच करके कोऑपरेटिव अपने किसानों के लिए आर्थिक लाभ देने के लिए ये प्रक्रिया अपना सकती है, जिसमें कोऑपरेटिव में सिर्फ और सिर्फ उत्पाद, कृषि उत्पाद, दुग्ध उत्पाद या वन उत्पाद के अलावा भी उनको पैसे कमाने का एक ये साधन, एक ये जरिया बन सकता है। तो जिस हिसाब से कार्बन इमिशन रोकने पे किसी किसान की भागीदारी है, वो उसके आंकड़े सॉफ्टवेयर में मौजूद हैं, तो उसी रेशियो में उनको उसका लाभ मिल सकता है, जैसा अभी राकेश जी ने बताया। राकेश जी, इसमें इसको थोड़ा सा और डिटेल में इसको एक और विस्तार देंगे, इस विषय को, इस बात को? जी बिल्कुल। देखिए, जैसा आपने अभी बताया है, यही चीज लेकर हमने मतलब मैं एग्जाम्पल पे हूँ कि डायरेक्ट बता दूं मैं इसको। जी, आप देखिए, बताइए। हम्म। जो आपने बताया कि देखिए इसमें जो सबसे ज्यादा बड़ा खर्चा आता है वो सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट में डेटा इनपुट करने का आता है। और उसके बाद डेटा इनपुट हम करते हैं, जो डेटा हमारा हमने प्रेजेंट किया है कार्बन रजिस्ट्रार में, ठीक है, एक इंटरनेशनल कार्बन रजिस्ट्रार है, उसको हम लोग उनके सॉफ्टवेयर पे अपलोड करते हैं। तो जब उनकी टीम आती है तो वो देखती है कि धरातल पे जो हमने नंबर दिया वो है कि नहीं है, और उसी के हिसाब से आधार मिलता है। तो ये सॉफ्टवेयर बिल्डिंग जो है वो अभी तक कुछ 4-5 कंपनियां ही कर पा रही हैं। तो इसमें आप अगर जैसे कोलैबोरेशन कर सकते हैं, फर्म है जैसे कोऑपरेटिव हो गए 10-15 कोऑपरेटिव जिनके पास में लाखों की संख्या है, जिले स्तर पे किसानों को जोड़ सकते हैं, और एफपीओस को जोड़ सकते हैं, एसएचजी को जोड़ सकते हैं, और जितने भी वन विभाग हैं जो वृक्षारोपण चाहे सरकारी हो चाहे सरकारी, उनको आप जोड़ लेंगे, उनके आंकड़ों को जोड़ लेंगे और उनकी जीपीएस को, तो ये सॉफ्टवेयर पे ऑटोमेटिकली आपका ये काम हो सकता है। तो ये मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा एक्सपेंसिव है, क्योंकि जो इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग वाली टीम है उनकी फीस बहुत हाई है। तो इसीलिए इंडिविजुअल लेवल पे नहीं हो पाता है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये मुश्किल नहीं है, बस करने की बात है। जी। तो मैं बोल सकता राकेश हूँ सर? राकेश जी, हम्म। मैं एक छोटा सा क्लेरिफिकेशन के लिए, आपने बिल्कुल सही बात बताई है, और सुभाष नालंगी जी ने बताया है। अब हम बड़ा सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं कि सब वो कंपनियां वो और सारे एस्पेक्ट। अभी लेटली 1-2 साल पहले जो मेरे से भी लोगों ने अप्रोच किया, और कुछ ऐसा गवर्नमेंट का और उन कंपनियों का और ऐसी डायरेक्शन के चक्कर में था। हमारा इंटरेस्ट जो ये ग्रुप है, इसका इंटरेस्ट किसानों के लिए है। तो हम ये जो बड़ा कार्बन का ना छोड़ के हमारी जो जमीन है ऑन ग्राउंड, जिसमें खेती हो रही है, पेड़ भी बल्कि उसमें एक एक किस्म से छोड़िए, इसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एडिशन हो रहे हैं कार्बन के रूप में, मैं उसकी केवल एक कुछ चर्चा हुई थी जिसमें कोई आज फाइनल नहीं हुआ है, पर उसका एस्पेक्ट है हो जाए कि मेरी जमीन में अभी क्रेडिट मेजर के लिया जाता है सैटेलाइट के द्वारा, मिट्टी में इतना है और इतना कार्बन है, इतना जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, और मैंने एक साल में इतना बढ़ाया, उसका कुछ पर एकड़ भी कह लीजिए, पर हेक्टेयर कह लीजिए, पर 100 हेक्टेयर कह लीजिए, तो उसमें हम 20-30-40 एक गांव के मिलके जो किसान हैं, उसको कैसे वो कुछ है चर्चा या कुछ आगे आने वाला है, या उसके विषय में अगर आप कुछ क्लेरिफिकेशन जानकारी दें तो धन्यवाद।
धन्यवाद सर। मैं सबसे पहले ना आपको एक डिफरेंस बताता हूँ। मिट्टी में जो कार्बन है और कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों में बहुत अंतर है। हम बार बार इन दोनों टर्म को मिक्स कर रहे हैं। आप जिस जी। विषय को कह रहे हैं वो है सॉइल कार्बन की, यानी मिट्टी के कार्बन की बात हाँ कर हाँ, रहे हैं। उसकी बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, और जब हम बात करेंगे कार्बन क्रेडिट का, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा जो हवा में उड़ रहा है, जो फैक्ट्रियों के माध्यम से, ऊर्जा बनाने वाली कंपनियों से, ठीक है, और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री से निकलता है। इन दोनों के रूप में बहुत अंतर होता है। जो जमीन के अंदर कार्बन होता है वो मिट्टी में मौजूद कार्बन होता है, जो जैविक पदार्थ यानी गोबर, पत्ते, जड़ और ह्यूमस और, जी जी जी, बहुत अच्छा। हाँ, अब ये कहाँ से मिलता है? ये खेतों की मिट्टी की जान है, यही असली स्रोत है जिससे हम जी और जीवाणुओं को जगह देते हैं। इससे जी हमारी और मिट्टी की उर्वरा बढ़ती है। ठीक है सर। जी और ये जो है ये किसान के मित्र कहलाता है। ठीक है। जी। अब कार्बन क्रेडिट से कोई लेना देना नहीं है। नहीं सर, पर ये ऐसा कुछ आप क्लियर तो करिए, बहुत अच्छा बता रहे हैं। मैंने ऐसे सुना था कि मिट्टी का वो जो ये बढ़ा रहे हैं हम, ये मिट्टी में किसान लोग पहले साल मान लो इतना है तो नेक्स्ट ईयर उसने कुछ बढ़ाया है खाद वाद और नया डाल के। तो इसका भी कुछ जिक्र था, मैं वो केवल वो चाह रहा हूँ, वो तो आपने जो बताया वो सब सत्य है। मैं इसके आगे आता हूँ, है ना। मैं हाँ जी आपको दो मिक्स करता हूँ। तो अब जब किसान अपना नेचुरल फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है और अपने खेत के अवशेषों को बाहर ना फेंक कर खेत में कंपोस्ट बनाता है, तो उससे वो केमिकल का इस्तेमाल कम करता है, और यहाँ पे आपको मिलता है कार्बन क्रेडिट। ठीक है। जी यही खेती के साथ जुड़ा है कि अगर हम केमिकल कम से कम अपने खेत में इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो यूरिया के माध्यम से हो, डाई या पोटास के माध्यम से हो, या कीट नियंत्रक या कीटनाशक के रूप में हो, तो यहाँ पे जी ये जो केमिकल यूज होता है, इसके पीछे जो फैक्ट्रियां होती है या जो हम केमिकल यूज करते हैं, वो किसान का क्रेडिट कहलाता है, क्योंकि वो नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक कर रहा है। इसकी वजह से ये केमिकल्स नहीं पड़ रहे। उससे सॉइल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन कम होता है। तो इसीलिए यहाँ पे किसानों को कार्बन क्रेडिट मिलता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कम हो रहा है। ठीक है सर। इसका अब कोई फ्यूचर है क्या सर? ये किसान ऐसा करें तो सर उनको इसी मिल का ही, सकता हाँ, इस भारत ने अभी शुरू किया है। भारत में अपना खुद का क्रेडिट बैंक चालू कर रहा है, लेकिन अभी तक ये पूरी तरह फंक्शनल हुआ है। उस है? जो जी भारत, उसे कहते हैं इंडिया सीसीआर। आप इसे नेट पे डालेंगे, भारत सरकार ने 2023 में कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम चालू किया है। ठीक है। और ये जी कार्बन मार्केट अपना हम लोग खुद सेटअप कर रहे हैं। तो भविष्य में हो सकता है, अभी तो नहीं है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन और बीई, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के साथ में इन्होंने टाई अप करके शुरू किया है। तो सारे जी। किसानों को किसी और एफपीओस को इसके अंदर रजिस्टर्ड करेंगे। तो मेरा विषय जो बार बार आ रहा था वो कार्बन क्रेडिट हाँ, और इन दोनों को जी डिफरेंस करना था। जी सर, जी सर, आपने ये बहुत अच्छी जानकारी दी सर। जी। और कोई और सवाल सर? मेरे ख्याल से आंसर पूरा हो गया कि कहीं छूट गया मैं जा तो? हो गया हो गया। मतलब बिल्कुल ये ठीक। आ सकता है, जो किसान की हमारे किसान की चिंता है वो ये आगे आ सकता है। जी। धन्यवाद। आ, अन्य साथी, कल्याण दादा। हाँ हाँ हाँ, मैं राकेश जी से, मुझे थोड़ा सा नमस्कार सभी को। आ, मुझे ये जानकारी लेना था कि जो कार्बन क्रेडिट के लिए जो कंपा फंड्स मिला है, तो वो डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर है क्या, और कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को डाइवर्ट किया गया है? जो कि आप, जो राकेश जी ने बताया कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, जो फार्मिंग के लिए अभी सब दिया जा रहा है, नेचुरल फार्मिंग के लिए एक सब्सिडी दिया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, वो फंड्स एक्चुअली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास, मुझे आज तक जानकारी था कि 40,000 करोड़ जो मिला था 2023 में, तो अभी किसका पास है वो फंड्स? मैं माफी चाहूंगा, मैं इतना स्पेसिफिकली ये सरकारी योजना के बारे में नहीं जानता हूँ। लेकिन हम्म। अगर तो एक बार आरटीआई डाल के हम पूछा जा सकता है। ये अच्छा सवाल है, मैंने इसके बारे में भी, मेरे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है जी। आप ये बताएंगे सब, गौशालाएं भी क्या कार्बन क्रेडिट करती हैं क्या? कार्बन तो बनाते हैं, इसलिए तो गौशाला को वो प्रमोट, वो बोलते हैं गौशाला का चलते कार्बन डाइऑक्साइड
बनती है और कार्बन उसके लिए ये किया जाता है। वो बोलते हैं सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब इसका ज्यादा डिकम्पोज करना चाहते हैं कि जो प्लांट्स वगैरह है जो सोसाइटी में, मुझे जितना जानकारी है। राकेश जी। जी सर, गौशाले को हम डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं। सरकार कोशिश कर रही है कि हमारे गौशाले को कार्बन क्रेडिट के दायरे में आए, क्योंकि ये इंटरनेशनल टीम डिसाइड करती है। तो वहां पे गौ आधारित चीज को तो नहीं है, लेकिन बायोगैस के ऊपर है। और इससे बनने वाले ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जैसे कि कुवैत वगैरह जो खरीद रहा है, उसके ऊपर कुछ क्रेडिट्स ये लोग दे रहे हैं। लेकिन अभी एग्जैक्टली कितना दे रहे हैं ये मेरे पास इसका डेटा नहीं है सर। जी सर। अन्य साथी, आ, कोई प्रश्न? दीपक अग्रवाल जी, धनंजय जी, गोपाल प्रसाद जी, प्रतीक जी, आप तो गौशाला चला रहे हैं, इस विषय में कोई प्रश्न, कोई विचार? अभी हमारे पास 10 मिनट है। दिलीप जी, ललित जी। नमस्ते अभिषेक जी। जी। गौशालाओं के पास जैसे गुजरात के अंदर बहुत सारी ऐसी जमीन है, पांजरा पोलो के पास कई एकड़ जमीनें होती है यहाँ पे, जो दान में लोगों ने दी हुई होती है, जिसमें गौशाला वाले उन लेबर की कमी की वजह से घास चारा उगा नहीं पाते। पर ऐसी कोई योजना हो जिसमें कार्बन क्रेडिट लेने के लिए और उसमें वनीकरण का कार्यक्रम किया जाए, तो उनके लिए जो शुरुआत में प्लांटेशन का जो करना है इन्वेस्टमेंट, वो भी गौशाला के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती है। यहाँ की जो गौशाला है उसके विषय में बोल रहा हूँ, जो महाजन और मतलब जैन समाज जो चलाता है उनके विषय में। तो ऐसा कुछ सोचा जा सकता है, उनके साथ सहकारिता में कोई प्रोजेक्ट हम लोग सोच सके तो वो कर सकते हैं, जिसमें गायों को फ्यूचर में इससे जो होने वाली इनकम है उससे उनका चारा पानी का भी देखा जा सकता है। यही। जी बिल्कुल। इस दिशा में जैसे भी बात हुई, तो ये सारी चीजें हैं जो सोचा जा सकता है, क्योंकि हम बहुत सारे वरिष्ठ लोग बैठे हैं, और हमारे राकेश जी को इसका काफी अनुभव भी है। एक हमारे और साथी हैं जो अग्निहोत्री जी हैं, उनको भी जुड़ना था। अभी मैंने मैसेज दिया, वो शायद ट्रैफिक में फंस गए हैं और कुछ दिक्कत है, तो इस वजह से अभी जुड़ नहीं पा रहे। और कोई साथी अपने विचार रखना चाहे तो वो रख सकता है, क्योंकि ये विषय जो है आने वाले भविष्य का विषय है। भविष्य का विषय इसलिए भी है क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ये धरती के अस्तित्व के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बनी हुई है। कार्बन हो गई, मीथेन हो गई, और बहुत सारी सल्फर और जितनी भी ग्राउंड ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, उनको ये ध्यान में रखे ये सब योजनाएं बनाई गई, और उसको धीरे धीरे लाने का प्रयास हुआ। भारत सरकार भी इसमें प्रयास कर रही है। लेकिन ये सारी चीजें जो मुख्य वो व्यक्ति जो इस पर काम कर रहा है और जिसकी वजह से कार्बन कम हो रही है, उस तक पहुंचे, इस पर पॉलिसी लेवल पर भी, नीतिगत स्तर पर भी काम करने की आवश्यकता है। और जो आज की समस्याएं हैं, जिनकी वजह से ये कार्बन क्रेडिट की स्कीम अभी जमीन पे सही से उतर नहीं पाई है, उस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। इस पर पेपर लिखकर सरकार तक पहुंचा जा सकता है, कैसे अपनी बात पहुंचाई जा सकती है, और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं। तो क्योंकि आप सभी लोग सम्मानित लोग हैं, इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो यहाँ से कुछ चीजें अच्छी निकलेंगी, जिसके माध्यम से हम लोग कोई आगे का एक रोड मैप इस पर तैयार कर सकते हैं कि कार्बन क्रेडिट और कार्बन ट्रेडिंग को किस तरह से हम लोग किसानों से जोड़ दें। और अगर किसानों से जोड़ दिया तो उनकी आय को कुछ मजबूती देने में और उनकी आय को बढ़ाने में ये कारगर साबित हो सकती है। ऐसा एजम्पशन है, ये ऐसा हमारा मानना है। तो कुछ बेसिक इस समूह के इंफॉर्मेशन साथ जो गौशाला कार्बन और शब्द और क्रेडिट के जोड़े हैं फिर से। संलग्न में जी मेरे पास जो है अभिषेक जी, वो मैं देना चाहता हूँ।
एक यहाँ पे गुजरात में एक संस्था है जिनको फॉरेन से एफिलिएशन मिल गया है कार्बन क्रेडिट के रिलेटेड, तो उन्होंने उनके साथ जो मेरी बातचीत हो रही थी उसके तहत उन्होंने ये बताया था कि कोई भी किसान अगर इस योजना में जुड़ना चाहता है तो एक तो ये है कि मिनिमम उनको 1,000 पौधे लगाने हैं। दूसरा ये है कि उनको 3 साल के अंदर अंदर 22 रुपए प्रति पौधा सरकार की तरफ से मिलता है। ये बहुत बेसिक है। जब वो पौधा लेता है तब उसको 4 रुपए, जब वो 1 साल का हो जाता है तब उसको 8 रुपए, फिर जब वो दूसरे साल खत्म करता है तो उसको 6 रुपए, और तीसरा साल खत्म होने पर 5 रुपए। ऐसा उनको 22 रुपए सरकार की तरफ से, प्रोजेक्ट की तरफ से दिया जाता है। और ये जो संस्था है उनके साथ 2 दिन के बाद पूरा गोधरा में एक मीटिंग होने वाली है। उसमें उन्होंने मतलब ऐसे आमंत्रित किया है। मैं अगर समय के चलते अगर मैं जा पाऊंगा तो मैं जरूर उसमें जाकर अपने ग्रुप को उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन जरूर दूंगा। जी। बाकी हाँ, बाकी 2 बार यही ग्रुप ने पिछले 2 साल से 25, एक पहले साल में कुछ 24-25 लाख रुपए और दूसरे साल में 30 लाख रुपए किसानों को दिए थे इसी योजना के तहत। और इन लोगों का ये है कि हर साल इनको मतलब 1 करोड़ से 1.25 करोड़ वृक्ष लगाने होते हैं। तो अगर हम ये एज ए ग्रुप सोच रहे हैं तो उसके अंदर हम लोगों को एक ऐसा मास टारगेट लेकर, सहकारिता अगर हम सहकारिता से सोच रहे हैं तो ऐसा मास टारगेट लेकर हमको कोई ऐसी अथॉरिटी के साथ प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा जिससे हम लोगों को भी ये अप्रूवल और ये कार्यक्रम पे काम करने का मौका मिले। जी राकेश जी, क्या ऐसा स्कीम उत्तर प्रदेश सरकार चला रही है या इसके बारे में कुछ आपको मालूम है राकेश जी? मैं आपको एक चीज बता रहा था कि गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है, और आपने जैसे सर ने बताया बिल्कुल सही बताया है। किसी को ज्यादा जमीन की आवश्यकता नहीं है, वो इस पे कर सकता है, लेकिन अभी तक जो सर पे दिख नहीं रहा है। पेपर में तो गवर्नमेंट बहुत कोशिश कर रही है और बहुत सारी स्कीम्स भी चलाई है। बात की प्राइवेट कोई बिजनेस जो ये कार्य, निवेदन करूंगा अगर उनका नंबर हो तो प्लीज उनका नंबर दीजिएगा। अभी तक जो मैंने आजमगढ़ में पेड़ लगाया वो 1 लाख से ज्यादा पेड़ लगा चुके हैं, और इस साल हमारा लक्ष्य है 2,000 किसानों के माध्यम से प्रति किसान 1,200 पेड़ लगेंगे। तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए, वो इतने करीब 5 से 6 लाख पौधे हमारे सतूत के और अर्जुन के पेड़ लगेंगे। तो ये सरकार के स्तर पे अभी तक जमीनी स्तर पे उतर नहीं पाया है, और स्कीम है हमारे पास। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट भी इस पे चाहती है और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट भी बहुत कोशिश कर रही है। तो अगर आप लोग मुझे परमिशन दे तो मैं कार्बन क्रेडिट से होने वाली कमाई के बारे में बता दूं क्या एक किसान के लिए? जी वो जी, आप लोगों को बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल। ठीक है सर, धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे परमिशन दिया है। सर मैं आपके सामने एक आंकड़े जो मैंने बहुत पहले सर्वे किया था, और मैं अक्सर अपने जब भी मीटिंग होती है मेरी कोऑपरेटिव्स की एनुअल जनरल मीटिंग, तो मैं इस मुद्दे को हमेशा बच्चों के सामने मतलब किसानों के सामने रखता हूँ। तो उसमें जो कार्बन क्रेडिट है उसको हमें करने के लिए ज्यादा जमीन की आवश्यकता नहीं। सबसे पहले तो उसको हमें चाहिए 1 से 2 एकड़ जमीन हो, या तो किसान अकेले करे या वह जैसे अभी सर ने बताया उस संगठन के साथ जुड़ जाए। और ज्यादातर एफपीओ और एनजीओ के पास टीम रहती है, तो वो आराम से प्रति वर्ष 1 से 2 एकड़ जो है 3 से 10 हजार रुपये प्रति वर्ष कमा सकता है। अगर वह पेड़ लगाकर कार्बन क्रेडिट कमाना चाहता है तो एग्रो फॉरेस्ट्री के माध्यम से 20,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए वार्षिक इनकम कर सकता है। इसके अलावा पराली, यानी जिसे हम लोग बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे हैं, पराली ना जलाना या रेसिड्यू मैनेजमेंट पे वह 1,000 से 5,000 रुपये सालाना 1 एकड़ पे कमा सकता है। बायोगैस प्लांट वाले जो किसान हैं, अगर वह अपने पास मिनिमम पशु रखते हैं तो 2 से 3 गाय या भैंस या छोटा बायोगैस प्लांट से वो 10 से 30 हजार रुपये सालाना कमा सकता है अगर वो रजिस्टर्ड रहता है। अगर उसके खेत पे सोलर पैनल या सोलर ड्रायर ड्रायर लगा हुआ है, तो जमीन की जो जरूरत है बस उतना ही सोलर सिस्टम लगा लगा हो,
तो 5,000 से 20,000 रुपये साल के कमा सकता है। भारत के किसानों के लिए क्यों ये बहुत जरूरी है? क्योंकि ये जो पांचों चीजें मैंने आपको बताई ना सर, वो आराम से सुभाष पालेकर प्राकृतिक कृषि या ऑर्गेनिक कृषि के रूप में हर खेत पे अब देखने को मिल रहा है। आजमगढ़ में करीब 150 से 200 किसान इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। तो अगर आप अपने किसान को इस विषय को लेकर बताएंगे तो आपकी कोऑपरेटिव के साथ में वो आराम से जुड़ जाएंगे। तो ये एक आंकड़े हैं जो आप बता सकते हैं कि सालाना इतनी इनकम टोटल वो कमा सकते हैं, जो कि उनके उत्पाद और वेस्ट मैनेजमेंट से एक्स्ट्रा है। जी सर, इतना ही था सर। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है आपने। सर और ये के एक क्वेश्चन बहुत था काम अभिषेक आएगा। जी। प्रतीक जी, आप बोलिए। हाँ, मैं सर से ये पूछना चाहता था कि सर ये जो बायोगैस वगैरह है, जो बायो रेसिड्यूल्स को मतलब नहीं जला के वो जो करना है, उसके लिए सर मतलब कहीं रजिस्ट्रेशन करना है? हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। आप जब तक, जैसे अभी सर ने बताया ना, एक कंपनी है जो बैठक कर रही है, वो प्राइवेट कंपनी होगी, आप उससे साथ जुड़ जाइए, वो अपना परसेंटेज काट कर बाकी आपको सबको सप्लाई करेगा। क्योंकि इसमें तीन चीजें होती हैं। एक, जब आप रजिस्टर्ड होंगे ना, तो तीन चीज होगा। सबसे पहले तो आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। दूसरा वो जी। कैलकुलेशन, और तीसरा होता है वेरिफिकेशन। ये तीनों चरण पूरे हो जाते हैं तो आप उसके हकदार बन जाते हैं। ये उसकी एक मिनिमम फीस होती है। जी सर। जी। तो अंत में समय क्योंकि हो चुका है, मैं आग्रह करूंगा हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं ब्रिगेडियर साहब से इस कार्यक्रम का समापन करें, और राकेश जी को धन्यवाद दें और साथ ही साथ इसका समापन करें। ब्रिगेडियर साहब। बहुत अच्छी चर्चा हुई। एक्चुअली हम सोच रहे थे राकेश जी जब तक नहीं आए थे कि इसको आगे कैसे बढ़ाएं, क्योंकि ये तो बिल्कुल नया विषय है और इसमें ज्यादातर हमें जानकारी नहीं है, हमारे जो साथी जो पुराने हैं। लेकिन राकेश जी ने आके और बिल्कुल जो सटीक जानकारी और बहुत अच्छी जानकारी दी है। बीच में हमको और भी साथियों ने मिलके कि हम इसका बेनिफिट किसानों को कैसे दें, क्योंकि हमारा जो सहकारी ग्रुप है वो किसानों के लिए, अनाज के लिए, पशुपालन के लिए और उसका उत्पादन, उसका प्रोसेसिंग और उसका मार्केटिंग में ज्यादा ध्यान लेके कैसे न कैसे नीचे स्तर के, मध्यम स्तर के किसानों का ग्रुप के थ्रू फायदे में लगा हुआ है और फायदा करना चाहता है। और पर्यावरण और समानता समाज में वो मेन इश्यू है। तो ये अगर हम जिस तरह से इन्होंने सजेशन किया है, हम हमारा इस बड़े कोऑपरेटिव में हम पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल और पूरे इवन स्टेट लेवल के भी किसानों का जो कोऑपरेटिव बनाएंगे, थाउजेंड्स ऑफ किसानों का, उसमें ये जो कार्बन के थ्रू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और किसान को बेनिफिट, ऑर्गेनिक मटेरियल मैक्सिमम इंक्रीज करते हुए प्राकृतिक की तो रक्षा करेंगे, तो हम उसका फायदा भी किसानों तक भी पहुंचे, इसकी तरफ ध्यान है। राकेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत सटीक जानकारी दी, हमारी नॉलेज के अलावा आगे हम कैसे बढ़ें इसमें भी हमारी डायरेक्शन मिली। और ये जो कोऑपरेटिव का सिस्टम ही अभी छोटे छोटे किसानों को बताएगा, उसके उसके लिए आपका कोई और इस तरह के ये जो रिलायबल कंपनी हो या ये बड़ी कंपनी नेशनल इंटरनेशनल, और या गवर्नमेंट की किस तरह की पॉलिसी हो, हम बार बार आप अभिषेक को भी बताइए। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बात बताई है। बहुत धन्यवाद आपका। बाकी सब लोग जितने जुड़े और सहयोग किया उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सबका। शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद। और राकेश जी, आपका विशेष तौर पर शुक्रिया। सभी साथियों को कल शुभ मिलेंगे। रात्रि सभी को। सभी को शुभ रात्रि, स्वीट ड्रीम। मिलते हैं, बाय बाय। जी धन्यवाद। शुभ रात्रि।